एचएन एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित पहुंच चुके होंगे पेपर देने के बाद। बहुत सारे लोगों का सेंटर आउट ऑफ स्टेशन था, किसी और शहर में था, तो वो लोग बाहर गए थे और आप सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पे जहां आपका निवास स्थल है वहां आ चुके होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी हो सकती है और कुछ बेसिस पे मैं बात करूँगा। यहाँ हवाबाजी नहीं कि ऐसा था वैसा था, पिछले 5 सालों में ऐसा जा रहा है, इस साल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक्चुअली ये पेपर मैंने खुद दिया है और लगातार मैं पिछले बार भी दिया था इस पेपर को, और पिछले बार में और अब की बार में इस पेपर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या समस्याएं इस बार बच्चों को झेलनी पड़ी हैं, क्या मैंने खुद झेलनी, क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो एक्सपीरियंस आप करते हो वो आप स्वर्ग में भी अगर पेपर लेके बैठ जाओगे तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है जो आप एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअल में बैठ करते हो। पेपर देना होता है आपको एमआर फिल करना होता है, बीच बीच में मैडम जी आती रहती हैं, आपसे साइन करवाना होता है, अंगूठा लगाना होता है, सारे प्रोसेस, अगल बगल के 2-4 लोग हैं उनको भी ताड़ना होता है, तो हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है परीक्षा हाल में। उस परीक्षा हाल में जब हम पेपर देते हैं और जब हम घर बैठ के एनालिसिस करते हैं ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रियल एनालिसिस वही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी अन्य परीक्षा की एनालिसिस अगर आपको बताऊँ तो वो उतना रियलिस्टिक नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो परीक्षा नहीं दी। लेकिन जो परीक्षा मैं दे रहा हूँ या जो परीक्षा मैंने दिया, जिसका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि जो मैं एनालिसिस करूँगा वो एक्यूरेट तो होगी। 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्यूरेसी उसमें मैक्सिमम होने के चांस रहेंगे। देखिए, इस बार का पेपर आप सभी लोगों ने देखा, पेपर का लेवल जो है, कई लोग कह रहे हैं कि सर पेपर सरल था, ऐसा था वैसा था, दुनिया भर की बातें। चलिए, सबसे पहले एक एग्जांपल से देखिए ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए। इसमें पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। मैंने कहा कि ये प्रश्न बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न। क्या था? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया, ठीक है। ये ऑप्शन जो है 90% बच्चों को पता है। उन्होंने फिर कहा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में दिया गया था, और मैं श्योर कह रहा हूं कि कम से कम 50% लोगों को ये तो नहीं पता था। कम से कम 50%, ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन 50% तो मिनिमम लोग ऐसे हैं जिनको ये वाला ऑप्शन नहीं पता था। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। चलो, मैंने कहा कि प्रश्न सरल था, प्रश्न बहुत सरल था भैया, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न था, मैंने खुद इसको पढ़ाया था और ये प्रश्न सरल भी था, ठीक है। तो लेकिन जो इसका दूसरा ऑप्शन है ना, ये 50% मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अभी तो मैक्सिमम भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये ऑप्शन नहीं पता था या वो कंफ्यूज थे, ठीक है। तो चलिए, एक पता था, एक और दो, कम से कम उन्होंने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके ये और ये। तो भैया, ये जो पेपर था ना, इस पूरे पेपर में इसी का गेम था, 50% का ही गेम था इस पेपर में। अगर आपको ये पेपर इजी लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना, तो इस बार आपको ऑप्शन जो है वो कठिन बनाए गए हैं। और जब ऑप्शन कठिन बनाए जाते हैं तो कट ऑफ कभी भी ज़्यादा नहीं जाती है। उठा करके यूपीएससी का पेपर देख लेना, जिस साल उन्होंने पेपर भले इजी बनाया हो, ऑप्शन के साथ जिस साल उन्होंने अपना एक्सपर्ट टीम लगाया, एक एक्सपर्ट टीम लगा देते हैं। देखिए, एक एक्सपर्ट टीम, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर को कैसे बनाया गया होगा, सोच समझ लीजिए। देखिए, इस पेपर को बनाने वाला जो होगा एग्जामिनर, उन्होंने उनको ऐसे प्रश्न बना करके दे दिया होगा। एग्जामिनर ने ऑप्शन बनाने के लिए इन्होंने अलग लोगों को सेट कर रखा होगा। ऐसे ऑप्शन बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि किसी भी हालत में प्रश्न को डिलीट ना करना पड़े। अगर प्रश्न में कोई बदलाव आते हैं, कोई क्लेम आता है, तो ऑप्शन बदल दिए जाएं और उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाए, ठीक है। मान के चलिए कि आयोग, किसी ने बच्चे ने क्लेम किया, नहीं भैया ये 1965 नहीं है, 1966 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो कम से कम आयोग को ये वाला ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। अगर कहा नहीं नहीं भैया ये ऑप्शन गलत है, तो कम से कम आयोग को ये ऑप्शन मिल जाए। और किसी ने कहा भैया दोनों सही है, तो कम से कम आयोग को ये ऑप्शन मिल जाए। और फिर किसी ने क्लेम किया एक को नहीं सही है, तो आयोग को ये ऑप्शन मिल जाए। ऐसे पेपर में आयोग को कभी भी प्रश्नों को डिलीट नहीं करना पड़ता है। हरियाणा के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी ऐसे खेला जाता है।
राजस्थान के पेपर्स में भी आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, आयोग जो है चैलेंजेस से बच जाता है। अगर बच्चे किसी प्रश्न पे डाउट करते हैं, क्लेम करते हैं, तो आयोग क्या करेगा, आंसर झट से बदल देगा और आपके ऑप्शन में कोई ना कोई उससे मैच कर जाएगा। तो इसलिए आयोग जो है इस पैटर्न पे गया होगा कि अगर किसी प्रश्न में क्लेम पे आता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को डिलीट ना करना पड़े, उसके वो आंसर बदल देंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को डाउट में रखा। उनको वो प्रश्न आ तो रहा था, उनको ये प्रश्न उन्होंने पढ़ा तो हुआ था, लेकिन ऑप्शन में उनको जो है 50-50% का डाउट था। और जिन्होंने भी इस पेपर में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, मैं गारंटी कह रहा हूं कि उनके क्वेश्चन कम होने जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जिन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उनको 4-5-6 क्वेश्चन का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि 150 अटेम्प्ट करने का क्या फायदा। देखिए, मैंने अभी तक इस पेपर में 150 अटेम्प्ट किया है, और मेरे जानने वाले जो लोग हैं जो लगातार इंटरव्यू भी दे चुके हैं और मेंस लगातार लिख रहे हैं, कई सीनियर्स भी हैं, 145 से 148 कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और अभी तक जब मैंने खुद से मिलाया, क्योंकि मैं इसका आंसर की भी बना रहा था, तो मेरे लगभग 40 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाइयों की आंसर की आगे देखी जाएगी। तो उस बेसिस पे मैं आपको अब इसका कट ऑफ का एनालिसिस करके बताने वाला हूं। फिलहाल आयोग के आंसर की से अगर क्योंकि आयोग के आंसर की में कभी कभी होता है बढ़ भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम यही होता है कि घटता है। ठीक है, लेकिन इस बार घटने बढ़ने का चांस कम रहेगा, आपको दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने इकलौता प्रश्न बनाया भाई। इस तरह के पूरे पेपर में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहां आयोग को इस बार प्रश्न डिलीट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो प्रश्न के आंसर बदलेगा, डिलीट नहीं करेगा। तो एक नुकसान आपकी बार पेपर में ये भी आपको उठाना पड़ सकता है भाई। ठीक है, ये सारे आप लोग देख लो, ऐसे देख लो, ये ऑपरेशन ओली वाला था ना, ये आपके पेपर में आया हुआ है, देख लेना। ठीक है, कितना खतरनाक प्रश्न है। अगर आपने किसी ने इसको पढ़ा भी होगा तो अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है जो ऑले रिडले, और ये चलाया आपके फरवरी में जाता है। ठीक है भैया, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं, और आप लोग कह रहे हो कि सरल है, कुछ लोग कह रहे हैं सरल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सरल आया था, क्या आया था। देखिए, मैं आपको अब रियल एनालिसिस बताने चल रहा हूँ, उसको सुनिए। ठीक है, इतना सरल प्रश्न माना जाता है आपका एसडीजी लक्ष्य, लेकिन इसमें भी 50-50% लोग डाउट में चले गए थे। ठीक है, बहुत सारे मैं जानता हूं कि इसमें भी डाउट में चले गए कि इसका क्या होगा, कैसे मैच कराए। ठीक है भाई, तो ये जो आपका है, ये जो आपका पेपर है, थोड़ा लॉजिकल बनाया गया था, थोड़ा लॉजिकल बनाने का प्रयास किया गया था। तो पिछली बार से क्या अंतर था वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताने का प्रयास करता हूं। आप एक बार इसको अच्छे से सुन। देखिए, पीसीएस के 2024 का जो पेपर था और पीसीएस का जो 2025 का पेपर है, ठीक है, इनमें हम लोग जो है कंपेयर करने वाले हैं विद कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ के साथ कंपेयर करने वाले हैं। और समझिए, देखिए 24 के पेपर में थोड़ा साइंस के क्वेश्चन इजी थे। 24 का जो पेपर था उसमें साइंस के क्वेश्चन इजी आ गए थे, पॉलिटी का भी क्वेश्चन इजी थे और ठीक ठाक थे, और करंट अफेयर जो था इसमें कठिन भले था लेकिन ज्यादा था, लगभग मुझे लग रहा है 35+ करंट अफेयर था। लेकिन इस बार क्या है, साइंस भी कठिन आया है, पॉलिटी भी जो आया है बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन स्तरीय प्रश्न पॉलिटी के भी बनाए गए हैं, और करंट कम देखने को मिला है, और जो मिला भी है वो कंपैरेटिवली लॉजिकल प्रश्न थे, मतलब डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है, हालांकि जिन्होंने मेरी मंथली करंट अफेयर पढ़ रखी थी, जो मैंने आप सभी को पढ़ाया था क्रॉनिकल की सीरीज, उसमें से 90% क्वेश्चन आए हैं। कल मैंने दिखाया भी था, जाकर के एक बार आप लोग देखना। मैं हमेशा कहता हूं कि करंट हमेशा आपको मंथली ही पढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए, तो पिछली बार जो आपकी कट ऑफ थी, जो पिछली बार कट ऑफ थी, उसके अकॉर्डिंग 80 के आसपास लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 80 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। जिन्होंने पीसीएस के 25 में 80 क्वेश्चन जिनका नेट सही था, उन्हें मेंस दिया है। मेरे जानने में ऐसे कई लोग हैं जिनका 78-81 क्वेश्चन था, उन्होंने मेंस दिया हुआ है। मैं ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और जो पिछली बार भैया सीटें थी, जो आपकी सीट थी वो लगभग 1000 के आसपास थी। अब इस बार का सुनिए, इस बार का पेपर ट्रिकी था। आप उसको इजी कहो, आप उसको मॉडरेट कहो, मॉडरेट टू टफ को जो मन कर कहो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेपर ट्रिकी था इस बार का। ठीक है, पेपर आपका जो था वो ट्रिकी था भैया। सेकंड आपका पेपर लेंदी भी था। ठीक है, टाइम लगा है, मुझे खुद 1 घंटे 15 मिनट लगे हैं
पूरे 150 का 150 क्वेश्चन पढ़ने में, मतलब 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक जाने में मुझे 1 घंटे 15 मिनट लगे हैं। अंतिम के 45 मिनट में मैंने जितना मुझे जो समझ में आया उसको भरा, उसको लगाया और गोला भरा। तो हर 45 मिनट मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन पहले 1 घंटे 15 मिनट मुझे लगे हैं केवल पहले गो में जाने में। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं भैया कि ये पेपर लेंदी था, अच्छा खासा लेंदी पेपर बनाया गया था, क्योंकि जो प्रश्न का उस आंसर डायरेक्ट, जिस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है, उसका भी इन्होंने 3 ऑप्शन जबरदस्ती बना दिया था। जिस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा पूछा जा सकता था कि भैया ये चीजें कहां होती हैं, उसमें भी इन्होंने उठा करके आपको ऑप्शन दे दिया ताकि आप कम से कम उसको पढ़ो। ठीक है, जैसे ये प्रश्न आप देखो, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए इसका जवाब, ये पीवाईक्यू पे आधारित प्रश्न है। किस पे? पीवाईक्यू में ये पूछा गया है, और इस पे अभी एक मूवी भी अक्षय कुमार जी की आई थी, तो मैंने 100% मुझे पता था कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अक्षय कुमार साहब की एक मूवी जालियांवाला आई थी, देखिएगा। ठीक है, तो उस पे आधारित ये प्रश्न बनाया गया है। सीधा सीधा इसका जो जवाब था वो एक हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस पे देखो 3 ऑप्शन दे दिए ताकि बच्चों को लगे कि भैया कोई और तो नहीं है, मोहम्मद शफी साहब भी तो नहीं दिया था। ठीक है, अब आयोग कुछ और मान ले तो अलग चीज है, लेकिन जो हम लोग ने पढ़ रखा है भैया, यही शंकर नायर साहब थे, इन्होंने इस्तीफा दे रखा था। ठीक है, तो एक ऑप्शन होने के बाद भी इन्होंने 3 ऑप्शन आपको दिया था। अब ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, इसको आप पढ़ोगे, आपके मन में कंफ्यूजन भी आएगा, यार ऐसा तो नहीं है इनके साथ कोई और दे रखा हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन भी देखोगे। तो इस प्रकार इन्होंने आपका समय लिया है। प्रश्न तो इन्होंने सिंपल बना दिया कि कौन इस्तीफा दिया है, ये आ चुका है, मुझे लग रहा है 4-5 बार पूछा होगा पीवाईक्यू में, लेकिन ऑप्शन इन्होंने बनाया। मुझे लग रहा है इनकी 2 टीमें काम करी थी। एक टीम इनकी थी जिन्होंने क्वेश्चन सेट करा है, दूसरी टीम थी जिन्होंने ऑप्शन सेट करा है, और एक टीम हो सकता है इन्होंने और लगा कर रखा हो जिन्होंने ये ऑप्शन किस तरह से लॉजिकली बनाना है वो काम किया। मतलब एक टीम क्वेश्चन बनाने में, दूसरी टीम ऑप्शन सेट करने में काम करी थी भैया। ठीक है, तो इन्होंने आपका टाइम लिया है। इस प्रश्न का सीधा सीधा ऑप्शन दे करके इसको पूछा जा सकता था 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन आप 1 2 3 4 ये पढ़ो और उसका गोला भरो, उसके पहले रुको भैया, पहले ये भी पढ़ो। ठीक है, कि गोला किस में भरना है। कई सारे बच्चे इसमें पढ़े भैया, समय गया है, तो ये टाइम टेकिंग पेपर था, ट्रिकी पेपर था। ठीक है, तो इन सारे चीजों का एनालिसिस अगर मैं करके आपको सीधा सीधा बताने का प्रयास करूं, तो पिछली बार का पेपर टफ जरूर था, इससे थोड़ा 19-20 का फर्क है, बहुत 19 लाख का फर्क नहीं है कि पिछली बार का पेपर ऐसा था और इस बार का पेपर एकदम हाई चला गया है, एकदम लो आ गया। 19-20 का फर्क है। ठीक है, समझना, यहाँ 19 लाख का फर्क नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि एकदम 360 चला गया। तो पिछली बार साइंस और पॉलिटी और करंट का जो क्वेश्चन जिसका ठीक ठाक था, मतलब साइंस के क्वेश्चन पिछली बार इजी थे, पॉलिटी के भी इजी थे, और करंट ज्यादा था। तो जिनका इस पे पकड़ था उनका आराम से पिछली बार, मेरा पिछली बार खुद ही मेरा नेट 96 क्वेश्चन सही था। ठीक है, पिछली बार मेरा माइनस हटा करके 96 क्वेश्चन सही था। ठीक है भाई, तो इस बार का अगर मैं पेपर की बात करूं, ये जो पेपर है, इस पेपर में चीजें जो है थोड़ा ट्रिकी रही है भाई, थोड़ा ट्रिकी रही है, लेंदी भी रही है। मतलब समझ रहे हो, 75 मिनट तो मुझे लग गया है केवल पहले गो में पेपर को पढ़ने में, 75 मिनट तो मेरे इसी में चले गए हैं भाई। ठीक है, तो पेपर अगर जैसे शंकर नायर वाले क्वेश्चन से आपको लग रहा हो पेपर आज आसान था, 78वां ज्ञानपीठ किसको मिला है, उससे लग रहा पेपर आसान था भैया, जरा ऑप्शन पे भी गौर कर लेना। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो इस पेपर की कट ऑफ क्या होगी। देखिए अभी क्या है ना, आरओ की परीक्षा हुई थी, जो आरओ का री एग्जाम आपका हुआ था, उसकी कट ऑफ लगभग 138 से 142 के बीच में है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वालों ने बता दिया था कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रही है, और कट ऑफ आपकी 125 मैक्सिमम, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि 125 के आसपास जाएगी। इसी चैनल पे पेपर के अगले दिन ही बैठ करके मैंने एनालिसिस किया था कि पेपर निहायत सरल आया है, सेम शब्द मैंने यूज किया था। कट ऑफ आपकी 140 के आसपास रहेगी या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। मैं कभी कट ऑफ बोलने में ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से बोलूँ, जाकर के देख लेना, आरओ की कट ऑफ मैंने बताई हुई है, और ये जिस दिन आरओ का पेपर हुआ था उसके अगले दिन या उसके एक दिन बाद मैंने बैठ के उसको एनालिसिस करके बनाया था खुद। ठीक है,
जा करके देख लेना, मैंने कहा था 140 के ज़्यादा भी जा सकती है कट ऑफ। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं सर इससे कैसे चला जाएगा, जो मेरे जानने वाले लोग थे मैंने उनसे भी कहा भैया 140 के से कम कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी आयोग बदलेगा क्वेश्चन तो कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, तो लगभग 135 प्लस पे आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो, लेकिन 140 कट ऑफ जा सकती है ऐसा मैंने बोला था, क्योंकि पेपर वाकई में सरल था, ठीक है, और बच्चे तो 2.5 साल से दबा के रगड़ के पढ़ रहे थे आरोप के लिए, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने 125 बता दिया। अब सभी बच्चों ने रिजल्ट आने के बाद सभी टीचर्स को, सभी जितने यूट्यूबर, सभी इंस्टीट्यूशन, सबको दबा भर भर के गालियां दी, भर भर के कमेंट सेक्शन में गालियां दी कि मास्टर साहब आपने ये बताया कट ऑफ ये चली गई, ऐसा वैसा कोर्स भेज दिया, ये कर दिया, ठीक है, वो तो अपनी पर्सनल बातें हैं जो भी उनकी थी, ठीक है भाई, किसी को कोर्स देना था या किसी को लेना था वो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन वाले बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, वो कटाव तो बता नहीं रहे हैं, और या तो बता रहे हैं तो एकदम बच रहे हैं, एकदम सेफ पे चल रहे हैं, ठीक है। इतना बताओ कि कटाव बच्चों को अगर न जाए तो भैया गाली ना खाएं, क्योंकि यही बच्चे भैया गाली देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बताना तो पड़ेगा जी, ठीक है। अब पेपर हुआ है, पेपर के एनालिसिस भी करना पड़ेगा, पेपर का मेंस भी होना है, बहुत सारे लोग इसमें से बाहर भी होंगे, वो उनका बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। लगभग 50% लोगों ने पेपर दिया है, 3-3.5 लाख लोगों ने। मेंस तो भैया आपका 10-12 हज़ार ही लोग देंगे, तो भैया कटाव बतानी भी पड़ेगी, रिजल्ट भी आएगा। गालियाँ आप लोग अगर देते हो भैया, जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले बता रहे हैं तो आप दे सकते हो, मुझे भी आकर के दे सकते हो, सर आपने बताया था क्या था, उससे फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो आपको सुननी पड़ेगी। देखिए अब मैं बात करता हूं 2025 पे, इस पे एक बात समझिए, इसमें अगर सीटों की संख्या, अगर नंबर ऑफ सीट्स जो आपके हैं, अगर ये 250 से 300 के बीच में जो आया था उसी के आसपास है, या अगर सीटें बढ़ी हैं, दो कंडीशन में मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर सीटें बढ़ करके 700 के आसपास है, या सीटें 250 से 300 के बीच में है, तब समझिए। अगर सीटें बढ़ी हैं और अगर उतनी ही सीटें हैं, इन दो कंडीशन में कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। एक बात समझिए, अगर सीटें आपकी 250 से 300 हैं तो आपकी कट ऑफ जो होगी भैया वो लगभग, ठीक है, अगर इतनी सीटें हैं तो आपकी कट ऑफ जो होगी वो 85 से 88 क्वेश्चन के बीच में होगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कब, जब आपकी सीटें हैं वो 250 से 300 ही रहेंगी, तब आपकी कट ऑफ जो होगी वो 85 से लेकर के 88 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, 85 से 88 क्वेश्चन रहेगी, या हो सकता है 88 से ज्यादा भी चले, लेकिन 90 नहीं क्रॉस करेगी तब भी, ठीक है, 90 तो नहीं क्रॉस करेगी इन एनी केस। ये सबसे सेफेस्ट स्कोर है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस स्कोर पर आयोग चाहे डिलीट मारे, चाहे आयोग जो करे, चाहे आयोग जो करना हो सो करे, अगर आपके आयोग के आंसर की से 85 के ऊपर आएंगे, 85 से ऊपर रहेंगे, तो आपको मेंस में लग जाना है, 100% लग जाना है, बिना किसी गुरुजी से बात किए, बिना किसी गुरुजी का कट ऑफ देखे हुए, बिना किसी चाय की दुकान पर डिस्कस किए हुए। भैया आपको अगर आयोग के आंसर की से 85 प्लस आपका रहता है तो आपको मेंस में लगना पड़ेगा, तभी आपका ये नंबर लाना सफल होगा, नहीं तो फिर से उसी साइकिल में आ जाओगे, फिर से अगला पीटी देना पड़ेगा और इस बार भी मेंस आपका जाएगा गड़बड़ा। तो मैं यही कहूंगा, अगर सीटें इतनी हैं, मिनिमम सीटें हैं, तो 85 के ऊपर आपका सिलेक्शन होने का चांस है, या मैक्सिमम 88-89, ठीक है। अगर, क्योंकि बहुत बार आयोग क्या करता है ना कि बदल डालता है, पता लगा 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बदलाव कर दिया, तो उस कंडीशन में भैया थोड़ा बहुत चीजें बदल जाती हैं। लेकिन अगर सीटें बढ़ी हैं, जैसा कि लोगों ने कहा है और सूचना भी मिली भैया सीटें बढ़ी हैं, तो ये मान के चलो इस बढ़ी हुई सीटों पे आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सीटें बढ़ी हैं तो आपको 3 से 5 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा, इसी में से आप 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो घटा लेना, ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इसी में से 3 से 5 क्वेश्चन को घटा लीजिएगा, वही आपकी कट ऑफ होने वाली है अगर सीटें बढ़ी हैं तो, ठीक है। 80 से कम पे तो आपको मैं सुरक्षित नहीं मानता हूं इन एनी केस, ठीक है, और 85 के ऊपर हैं तो आपको मैं मानता हूं कि भैया आप 90% मेंस दोगे, तब भी 10% आपका बाहर होने का चांस है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं,
कि आपका चांस नहीं बाहर होने का, क्योंकि आयोग क्या करता है, बहुत बार कुछ भी कर देता भैया, पता लगा कि आप हो लेकिन नहीं हो गए। वो 2-4 रेयर केस होते हैं भैया। लेकिन अभी से अगर आपको सच में मेंस में के लिए आप सीरियस हो, आपको ये परीक्षा देनी है, सीटों से आपका कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप 85 के ऊपर गए, आयोग के आंसर की समय बात कर रहा हूं, किसी गुरुजी के, किसी यूट्यूब के और किसी मास्टर के मैं आंसर के को नहीं मानता हूं। अगर आयोग ने मान लिया कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है भैया, बिहार नहीं है, तो आपको वही मानना है जो आयोग ने माना है। जैसे आरओ में किया था ना, अगर उसने कह दिया कि सबसे ज्यादा डेंसिटी उत्तर प्रदेश की है, तो भैया आप वही मानना, आप ये मत मान लेना कि नहीं नहीं अभी आयोग इसको बदलेगा तब उस हिसाब से जोड़ लेना, नहीं। आयोग ने अगर का को आंसर ख मान लिया है तो आपको ख मान करके ही अपना नंबर और स्कोर जोड़ के चलना है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, देखा जाएगा, ठीक है। ए को अगर आयोग ने कहा है भैया ये आम नहीं ये इमली है, तो आप भी कहना जी सर आपने कहा है इमली है तो इमली ही होगा, और आप वही मान के चलोगे। फिर ऐसे ही लोग का बाद में गड़बड़ाता है, वो मान लेते हैं आयोग ने भैया आम, मैं कह रहा हूं आपका सही है वो आम ही है, लेकिन भैया आयोग कह रहा है वो इमली है, तो अभी के लिए आपको इमली मान करके ही अपना स्कोर मैच करना है। बाद में जब बदलेगा, जब क्लेम होगा तो देखा जाएगा। इस चीज को आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 85 से 88 में आप सर्वदा सुरक्षित रहोगे, ठीक है, और बड़े आराम से आपका मेंस होने माने पीटी होने जा रहा है, आप मेंस में लग जाओ। और इसका मेंस में आपको अच्छा खासा का 5 महीने का टाइम मिल रहा है। आराम से आप क्या करो, एक एक टॉपिक उठा लो, बहुत हचर पचर मत कर देना कि सब उठाने लग जाना, ये भी पढ़ने वो भी पढ़ने, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस सब पढ़ डालेंगे, नहीं भैया। सिंपल सा लॉजिक ये लगाना कि उठा करके पहले सिलेबस देख लेना, ठीक है, सिलेबस को देख लेना, हिंदी और निबंध को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यही आपके मेंस में आपके माई बाप होंगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। यही आपको मेंस में सेलेक्ट भी करा सकते हैं, यही बाहर। तो चाहो तो हिंदी निबंध को अभी छोड़ दो, इसको लास्ट के 1-1.5 महीना में देखना, अभी इसको छोड़े रहो, थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ते रहो। जैसे क्या करो, निबंध के लिए क्या करना, निबंध के लिए आप दृष्टि की आती है, उसमें जैसे मान के चलो एक टॉपिक उठाना, जैसे एनवायरनमेंट का निबंध है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट पे दृष्टि से पिछले 5 यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू पढ़ लेना बस। जितना यूपी पीसीएस ने पिछले 10-15 सालों में निबंध पूछे हैं वही पढ़कर अपना कॉन्सेप्ट बना लेना, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना, कहानी खत्म। बहुत लोड नहीं लेना निबंध का, दुनिया भर का न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है। सही स्ट्रेटजी के तरीके से काम करना। तो एक टॉपिक को ही उठा लेना, जैसे मान के चलो महिलाओं के वुमेन्स पे टॉपिक है, ठीक है, वुमेन्स पे क्या करो, उस टॉपिक पे 4-5-6 प्रकार के निबंध पढ़ लो और अपना जो है कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में उसको डेवलप कर लो। और क्या करो, एक A4 के पेज में महिला के ऊपर भैया कुछ पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है, यही इसी में कुछ कोटेशन लिख लो बस। अब महिला पे कोई निबंध आए, कोई भी निबंध पूछे उसमें महिला लिखा हुआ है, लिखना आपको यही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। इसी तरह 3-4 एक एनवायरनमेंट के टॉपिक पर तैयार कर लो, एक एग्रीकल्चर पर तैयार कर लो, एक साइंस पर तैयार कर लो, 5-6 टाइप के निबंध तैयार कर लो, निबंध का खेला खत्म, ठीक है भाई। उसी में थोड़ा बहुत अपना करंट की, जब जीएस पढ़ोगे तो कुछ करंट का डेटा यूज कर लेना, ठीक है, अलग से डेटा के लिए नहीं सोचना है, जो जीएस में पढ़ोगे वही डेटा निबंध में यूटिलाइज कर लेना और कुछ कोटेशन तैयार कर रखना, बस निबंध कहानी खत्म। ऐसे ही हिंदी का काम करना है, हिंदी में 3-4-5 तरीके के जो आपके पत्र हैं उस लेटर को तैयार करके A4 में रख लो, वो काम खत्म। फिर आप क्या करो, जो प्रीवियस ईयर में ग्रामर पूछा गया है, शिल्पी प्रकाशन में उठा लेना, शिल्पी की जितना प्रीवियस ईयर में मुहावरा व्याकरण के क्वेश्चन आए हुए सब रट डालना, ठीक है। 10 में से 10 करने का टारगेट मैं कह रहा हूं मत रखो, तुम 10 में से 7-8 करो। आपको केवल PYQ पढ़ना है हिंदी के लिए, ठीक है। इसी से आपका व्याख्या खंड भी हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसी PYQ से ही आप चाहो तो, या आप घटना चक्र से अपने पत्र का नोट्स बना लो, 3-4 पन्ने में नोट्स बना लो, पत्र की कहानी खत्म हो जाएगी। और इसी PYQ से तुम्हारा व्याख्या खंड हो जाएगा और इसी से तुम्हारा व्याकरण भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ मत करना, इसके अलावा कोई किताब पढ़ना की आवश्यकता ही नहीं है। निबंध के लिए यूपी पीसीएस का PYQ पढ़ो, पिछले 10-15 सालों के 4-5 टाइप के निबंध पे अपना एक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उस पर नोट्स बनाओ। इसी तरह हिंदी का PYQ मार्केट में आता है, पहले क्या करो, पत्र का नोट्स बना लो, क्या कहते हैं
घटना चक्र की किताब आती है, ठीक है, यस कुमार सर की किताब आती है, पत्र के नोट्स बना लो अपने, 3-4 पन्ने में नोट्स बन गया, पत्र की कहानी खत्म, पत्र का लोड तुम्हारा खत्म, व्याख्या खंड और व्याकरण खंड PYQ से कर डालो, कहानी खत्म। 150 दूना 300 नंबर की तुम्हारी तैयारी 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, आराम से तुम्हारा माइंड बिल्डअप हो गया कि मैंने 300 नंबर की तैयारी कर ली, 6-8 पेपर्स में मैंने 2 पेपर निपटा दिया भैया। उसके बाद उठा लो GS1 से लेकर के GS6 में कोई भी एक GS उठा लो, बारी बारी से कूदना नहीं कि पहले GS1 पढ़ लिए फिर आधा पढ़ के छोड़ के भाग गए GS2 पे, ये मत करना, नहीं तो ना तो GS1 हो पाएगा ना तो GS6 हो पाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना भैया, इसको पढ़ लेना, बाकी मेंस की बातें अगले वीडियो में करते हैं। चलिए।